गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 1 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट में विदेशी विवरण और का जो साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो यूनानी साहित्य के बारे में पढ़ा था कि यूनानियों के द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई जिससे भारतीय इतिहास को जानने में आसानी होती है। आज पढ़ेंगे, देखना, चीनी विवरण। चीनी विवरण का मतलब होता है चीनियों के द्वारा दिया गया साहित्य। यानी चीनी यात्री भी भारत में आए थे। देखिए, चीनी यात्रियों में फाहियान ये फाहियान था। उसके बाद में सुंगयून ध्यान में रखना, सुंगयून, हावेनसांग एवं इत्सिंग। हावेनसांग और इत्सिंग ये प्रमुख चीनी यात्री थे। कौन थे? प्रमुख चीनी यात्री थे जिनका वृत्तांत है, जिनका विवरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखना, हावेनसांग। अब देखिए, फाहियान गुप्त जो सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। यानी जो फाहियान था ये किसके समय आया था? गुप्त वंश के समय। और गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। 399 से 414 के दरमियान, 399 से 414 के दरमियान। देखिए, 399 से 414 का समय था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था। और उस समय हावेनसांग को यात्रियों का राज था। इसके बारे में ध्यान में रखना, हावेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित। क्या क्या कहा जाता? देखो, हावेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित आदि नामों से भी जाना जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये इतनी बात को ध्यान में रखना है कि नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? हावेनसांग को। अब हावेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा इसने ग्रहण की थी। कौन से विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। बौद्ध धर्म की नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। देश विदेश से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ धर्म दर्शन पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। और हावेनसांग ने भी यह शिक्षा ग्रहण की थी और यहाँ आया भी था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भाई, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हावेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है ना?
हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसके शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है। फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था वो 399 से 414 के बीच था। हवेन सांग था, ये हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन का समय था वो 629 से 644 ईस्वी रहा। देखिए, शिवकी नाम की पुस्तक लिखी थी किसने? हवेन सांग ने। तो हवेन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी इंपोर्टेंट पुस्तक है यू की। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी यू की। और फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फॉर क्यों की। ये पुस्तक किसकी थी? फाहियान की पुस्तक थी। हवेन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। और इससे तात्कालिक जो हर्षवर्धन का समय था, आधुनिक काल था, आधुनिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। और फाहियान से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में, उनकी विजयों उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। समकालीन इतिहास का वर्णन किया इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 तक भारत भ्रमण किया। नालंदा, विक्रमशिला और विश्वविद्यालय के साथ भारतीय संस्कृति व समाज की भी जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है। नालंदा, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उनकी जानकारी मिलती है। उसमें पढ़ाई किस प्रकार से होती थी, कैसे शिक्षक होते थे, शिक्षा का आधार क्या होता था, किस रूप में वहां पर व्यवस्था थी, इन तमाम बातों की जानकारी में रचनाओं से मिलती है। तिब्बती वृत्तांत पढ़ते हैं। कौन सा वृत्तांत? तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती वृत्तांत। हमने चीनी और यूनानी वृत्तांत पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे तिब्बती वृत्तांत। इसमें तारानाथ का एक यूनानी था, तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया। तारानाथ और तारानाथ ने ग्रंथ लिखे थे, 2 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? एक ग्रंथ लिखा था कंग्यूर। कौन सा? कंग्यूर। और दूसरा ग्रंथ लिखा था तंग्यूर। ये 2 ग्रंथ लिखे थे तारानाथ ने, जो कि तिब्बती क्या था? इतिहासकार था, तिब्बती लेखक था। इसे भी उपयोगी माना जाता है। किसके लिए? भारतीय इतिहास को जानने के लिए। समझ गए ना? तो तिब्बती वृत्तांत है, उस तिब्बती वृत्तांत से भी क्या मिलता है? भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आगे देखिए, अरबी यात्री भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी है। मसूदी की पुस्तक है मिडास ऑफ गोल्ड। किसकी? मसूदी। और इस मसूदी की कौन सी पुस्तक है? तिब्बती वृत्तांत के अंदर ध्यान में रखना आपको, मिडास ऑफ गोल्ड। कौन सी है? मिडास ऑफ गोल्ड नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? मसूदी ने। ध्यान में रखना, तिब्बती इतिहासकार है मसूदी, और उस मसूदी ने पुस्तक लिखी थी मिडास ऑफ गोल्ड। कौन सी पुस्तक लिखी थी? मिडास ऑफ गोल्ड। तारानाथ का तंग्यूर से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब देखिए, इस मिडास ऑफ गोल्ड में
क्या विवरण मिलता है कि भारत का राज्य स्थल समुद्र दोनों पर था। ये पुस्तक क्या जानकारी देती है कि स्थल व समुद्र, अर्थात मसूदी अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत के बारे में जो अपना विवरण देता है, उस विवरण में इसने बताया है कि भारत का जो सीमाएं थी वो स्थल पर भी थी और समुद्र पर भी थी, यानी धरातल के साथ साथ जलीय सीमाएं भी थी। अर्थात भारत का जो राज्य था वो स्थल पे भी था, समुद्र पे भी था। इस प्रकार से मिडास ऑफ गोल्ड में क्या कहा गया है, स्थल और समुद्र वाली बात बताई गई है मसूदी के द्वारा। सिंध के इतिहास चचनामा में तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उत तवारीख में पाक इतिहास शास्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए कि सिंध का इतिहास किसमें है, चचनामा पुस्तक में। किसका इतिहास है, सिंध का इतिहास चचनामा पुस्तक में है। समझ में आई इतनी बात। सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का एक स्टेट है, आपको पता है। और उस सिंध का इतिहास की जानकारी जो मिलती है वो इस ग्रंथ से मिलती, इस रचना से मिलती है, चचनामा नामक ग्रंथ से या रचना से। अब ये महत्वपूर्ण है। अरबी लेखकों में, अरबी लेखक कौन कौन थे, उनमें देखिए अल-बेरूनी, ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना है, अल-बेरूनी। और अल-बेरूनी की रचना कौन सी है, देखिए तारीख-ए-हिंद इसकी रचना है। कौन सी, तारीख ए हिंद, तारीख-ए-हिंद अल-बेरूनी की क्या है, रचना है, जिसने संस्कृत भाषा सीखी, भूगोल स्रोतों का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक तारीख-उल-हिंद में भारतीय समाज संस्कृति के बारे में लिखा। तारीख-उल-हिंद, तारीख-ए-हिंद या तारीख-उल-हिंद, इसमें भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ध्यान में रखना। कौन सी बुक में, अल-बेरूनी की जो बुक है उसके अंदर। तो देखिए हमने विदेशी विवरण पढ़ा है और विदेशी विवरण में हमने चीनी विवरण पढ़ा, उसके बाद तिब्बती विवरण पढ़ा है। इसमें देखिए इन बातों को दोहराता हूं कि किस प्रकार से। तो अल-बेरूनी अरबी यात्री था और इस अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक लिखी है तारीख-उल-हिंद। इस तारीख-उल-हिंद पुस्तक में अल-बेरूनी ने भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में बताया है कि उस समय का समाज किस प्रकार का था। संस्कृति क्या होती है, लोगों के रहने सहने, खाने पीने, चाल, आवास का जो तरीका होता है वही संस्कृति होती है। तो तात्कालिक संस्कृति के बारे में बताया है। वैसे हमेशा से विविधताओं वाला देश रहा है भारत, आपको पता है। तो यहाँ इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है और समाज के विभिन्न पक्षों पे इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा। आगे देखते हैं, इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां देखेंगे। अब वंशावली देखिए, जब हमने ये अपना सिलेबस स्टार्ट किया था तो उस समय भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत थे
और उन साहित्यिक स्रोतों के अंदर हमने धार्मिक साहित्य पढ़े। धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ा। उसके बाद हमने धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ देखे, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ देखे, इसके अलावा क्षेत्रीय साहित्य और विदेशियों का विवरण। साहित्यिक स्रोतों को 3 प्रकार से बांटा गया था, आपको पता, धार्मिक, धर्मेतर और वंशावलियां वगैरह। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या, वंशावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां, इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां। देखिए, वंशावलियों का मतलब होता है कोई वंश होता है और उस वंश की जानकारी का जो स्रोत होते हैं उसे कहते हैं वंशावलियां। देखिए, भारतीय इतिहास में वंश लेखन की परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंश लेखन की परंपरा, वंश का मतलब होता है जो कुल वगैरह होता है, किसी वंश के बारे में लिखना, जो ये नहीं होती थी क्या, जिस प्रकार से जाति वगैरह होते हैं ना, वो क्या लिखते हैं, किसी भी इतिहास की जानकारी के उसके बारे में पता चल जाता है विभिन्न माध्यम से। उनके पास बहियां वगैरह जो होती है लिखने के, तो वो उस वंश की जानकारी के क्या होते हैं, स्रोत होते। वंशावलियां लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। अब ये देखिए, इसमें क्या होता है कि वंशावली लेखन हर जाति वर्ग के घर घर जाकर, जो हर जाति वर्ग के घर घर जाकर उसके वंश की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इससे जानकारी क्या मिलती है, इससे पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलेगी कि पूर्वज इस वंश के थे, उसके बाद में ये हुए, उसके बाद में ये वंश चला, तो ये बातें इसके अंदर चलती रहती हैं। तो इससे तात्कालिक जो समाज है उस समाज ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है, किससे, वंशावलियों के माध्यम से। तो इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की परंपरा है, वो क्या कहलाती है, वंशावलियां कहलाती हैं। वंशावलियां से इतिहास की जानकारी किस प्रकार से मिलती है, इससे वंश की जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, तात्कालिक समाज की जानकारी मिलती है। तो वंशावलियों के बारे में बताया है। इससे आगे की क्लास कल होगी, तब तक के लिए पीछे के वीडियो देखें और वॉच करें। धन्यवाद, जय हिंद।